हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू राइट सोशल साइंस पेपर। तो एक बात जान लीजिए, आज ये एक ऐसा वीडियो रहेगा जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको सोशल साइंस के पेपर में बताना क्या है और लिखना कैसे है। तो याद रखिए, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए जो आंसर लिखे जाएंगे उसके लिए मैंने 3 मेथड्स बनाई है जो बहुत इफेक्टिव है। तो तीनों मेथड्स को हम देखेंगे। जैसे पहली मेथड है आउट ऑफ मार्क्स मेथड। ये देखिए, हर एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड मेथड है बोनस प्लस हैप्पी प्लस क्विक चेक मेथड, या फिर जिसे हम सब पॉइंट मेथड कहते हैं। थर्ड मेथड है जैकपॉट मेथड। तो हम तीनों मेथड्स को डिटेल में देखेंगे और हर चीज़ देखेंगे जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स, और एल्स हम कह सकते हैं आउट ऑफ मार्क्स पूरे 80 ऑन 80 मार्क्स कवर हो गए। उसके बाद सोशल साइंस में जो पैराग्राफ में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो नया सिस्टम है, उसको भी हम देखेंगे कि आंसर कैसे लिखना है। और आखिरी में मैप वर्क भी देखेंगे। तो पहले एक चीज़ समझिए कि रोल ऑफ सेक्शन सी क्या होता है सोशल साइंस के पेपर में। तो सेक्शन सी मतलब लॉन्ग आंसर्स का सेक्शन होता है जिसमें हमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं। तो एक बात याद रखिए, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि देखिए 6 क्वेश्चन होते हैं इसमें, इस सेक्शन में, और जो 5 मार्क्स के होते हैं, मीन 6 5 30। और अगर आपने यही सेक्शन ठीक से किया तो आपके 30 मार्क्स यहीं पे पक्के हो जाएंगे। सो यू हैव टू अटेम्प्ट इट फर्स्ट एंड राइट ऑन द टॉप सेक्शन सी। तो याद रखिए, इस सेक्शन सी में जो आपका पेपर रहेगा, आपको सबसे पहला जो सेक्शन अटेम्प्ट करना है वो सेक्शन सी रहेगा। ये बात याद रखिए। एंड फर्स्ट इम्प्रेशन इज नॉट लास्ट इम्प्रेशन, बट फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्टिंग इम्प्रेशन। देखिए, आपको लगेगा कहाँ से चेप के लाया, बट ये मेरे टीचर ने मुझे बताया था, वही के वही मैं बता रहा हूँ आपको। ये बहुत ट्रू बात है कि आपका जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो शायद लास्ट इम्प्रेशन ना रहे, बट लास्टिंग इम्प्रेशन रहेगा। क्यों? क्योंकि सोचिए, अगर आपने पहला क्वेश्चन अच्छा लिखा तो शायद अगर आपके 2-3 क्वेश्चन बाद में अगर थोड़े फीके रहे तो उसके मन में क्या आएगा एग्जामिनर के, कि पहला क्वेश्चन इसने इतना बढ़िया लिखा था। वो जो इंसान रहेगा उसी से इम्प्रेस हो जाएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया था। तो लीनियंट चेकिंग आपके पेपर की होने लगेगी। लास्टिंग इम्प्रेशन का यही मीनिंग होता है, क्योंकि पूरे पेपर के वक्त अगर उसे कुछ मिस्टेक दिखी तो वो ये सोचेगा कि ठीक है, इतनी मिस्टेक चलेगी क्योंकि पहला क्वेश्चन बहुत आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया, पहले कुछ क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किए। और एक चीज़ याद रखिए, अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो या किसी भी फील्ड में हो, तो आपके जो मार्क्स रहेंगे वो 2 चीज़ों से डिटरमाइन होते हैं मेनली। पहला है हाउ यू स्टडी एंड सेकेंड है हाउ यू राइट। हाउ यू राइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिए, नॉट व्हाट यू राइट, क्योंकि जिस वे से आप लिखोगे उस वे से एग्जामिनर देखेगा और उस वे से वो चेक करेगा। सो अटेम्प्टिंग सेक्शन सी, तो राइटिंग ब्रीफली इसकी देखिए, सेक्शन सी ऐसा होता है, अगर सोशल साइंस का पेपर आप लिख रहे हो, कुछ टीचर्स बोलेंगे टू द पॉइंट लिखो, कुछ टीचर बोलेंगे ज़्यादा लिखो। तो मैं प्रीफर करता हूँ कि आप थोड़ा ज़्यादा लिखें। ये बात इसलिए क्योंकि ये साइंस का पेपर नहीं है, इसमें आपको थोड़ा ब्रीफ में बताना पड़ेगा, आपको एक स्टोरी लाइन देनी पड़ेगी, आपको एक बैकग्राउंड देना पड़ेगा, जिससे एग्जामिनर को आंसर क्लियर हो। और वो कैसे करेंगे, तो मैंने 3 मेथड्स बनाई है इसकी, आउट ऑफ मेथड या फिर फुल मार्क्स मेथड, सेकेंड है बोनस हैप्पी प्लस क्विक चेक मेथड, और थर्ड है जैकपॉट मेथड। तो देखिए, आप स्किप ना करें वीडियो को, हर एक पॉइंट आपको काम आने वाला है। तो थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, बट हर एक चीज़ देखें। उसके बाद यूजिंग द एंटायर प्लस एडिशनल आंसर शीट। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शायद आप नोटबुक में लिखते हो तो पेज वेस्ट ना हो, इसलिए चिपक कर और एक ही पेज पे 3-3 4-4 आंसर ऐसा करते हो, राइट। बट ऐसा आपको बोर्ड्स में नहीं करना है, समझ रहे हो। लीव द पेज आफ्टर द आंसर मीन्स रेस्ट ऑफ द पेज एंड लीव 1 लाइन बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स। अब ये क्या है, तो जब हम वो मेथड्स देखेंगे तब आपको अपने आप क्लियर होगा। तो डूज एंड डोंट्स, उसके बाद प्रायोरिटी, उसके बाद नीड ऑफ अंडरलाइनिंग एंड एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें हम मेथड्स देखने के बाद समझेंगे। सो आउट ऑफ मार्क्स मेथड, देखिए बोर्ड्स के पेपर में पूछा गया था ये 29 क्वेश्चन। देखिए सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी प्रमोट्स डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ पीपल, एग्जामाइन द स्टेटमेंट। तो उसमें मेन थीम क्या है, मतलब डेमोक्रेसी।
तो डेमोक्रेसी की पहले आउट ऑफ मार्क्स मेथड में क्या करना है आपको, तो सिंपल चीज़ है, आपको एक डेफिनेशन से स्टार्ट करना है, क्योंकि उससे क्या होगा तो एग्जामिनर को एक चीज़ तो पता चल जाएगी कि शायद स्टूडेंट ने रटा हुआ नहीं है, नहीं तो वो ऐसा नहीं लिखता। ये पहली चीज़ समझिए। तो डेमोक्रेसी की ये जो डेफिनेशन है ये आप समझ लीजिए, क्योंकि ये सबसे हम कह सकते हैं बैंग ऑन डेफिनेशन है। द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये है। और आउट ऑफ मार्क्स मेथड में हमें करना क्या है, तो पहले डेफिनेशन, उसके बाद जो स्टेटमेंट हमें दी है एग्जामाइन के लिए वो डबल इन्वर्टेड कॉमास में जो दी थी वही के वही अब हमें लिखनी है, और फिर पॉइंट वाइज अपना एक्सप्लेनेशन देना है। तो कैसे, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट ये लिखा, उसके बाद एक लाइन छोड़नी है। देखिए डेमोक्रेसी, उसकी डेफिनेशन, एक लाइन छोड़ी, यहाँ पे लिखी स्टेटमेंट, एक लाइन छोड़ी, फर्स्ट पॉइंट एक लाइन छोड़ी, सेकेंड पॉइंट एक लाइन छोड़ी, फिर बीच बीच में आप ऐसा एक पॉइंट बना के उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, राइट। उसके बाद फिर से एक सब पॉइंट बना लिया, उससे भी आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। ऐसे आपको लिखना है। ऐसे 6 पॉइंट बन गए। उसके बाद भी है, देखिए सेम इज इन केस ऑफ कास्ट इनइक्वालिटीज, ये लिखा। उसके बाद आपको क्या करना है, तो अगर किसी क्वेश्चन में आप एग्जाम्पल लिख सके तो आपको एग्जाम्पल लिखना है, जैसे कि इस केस में मैंने एग्जाम्पल लिखा है, उसी तरह आपको पॉइंट्स लिखना है। और फिर अगर आपको अच्छा लगा तो आप कंक्लूजन लास्ट में लिखें। और एक चीज़ आप समझिए कि एग्जाम्पल लिखने से क्या होता है, तो समझिए अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी देखोगे अगर जनरली, तो उस पॉइंट से समझिए। स्टैंड अप कॉमेडी में ज़्यादातर एग्जाम्पल से समझाया जाता है, मतलब कोई किसी इंसिडेंट से समझाया जाता है, राइट। लाइक जाकिर खान अगर बोल रहा है बॉयज़ स्कूल की बात ही अलग है, तो वो उसके इंसिडेंट्स जो उन्होंने अपने बॉयज़ स्कूल में बिताए थे वो बताता है, तब आप हंसते हो, सिर्फ एक स्टेटमेंट से हंसते नहीं हो, राइट। उसी तरह आपको एक्सप्लेन करना है अपने पॉइंट को एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि आपने आउट ऑफ मार्क्स मेथड में देखा। और ये तो मतलब बहुत पहले से बताया जाता है, जब ये थ्योरी आचार्य चाणक्य जी से शुरू हुई थी कि किसी भी चीज़ को उदाहरण से समझाए, राइट। तो ये हुई आउट ऑफ मार्क्स मेथड। इसमें आपको याद रखिए, अगर आपको अच्छा लगा तो आप पहले डेफिनेशन दें, उसके बाद जो स्टेटमेंट है वो लिखे, उसके बाद डैश करके अपने पॉइंट्स लिखे, और पॉइंट्स में फिर 1-2 एग्जाम्पल भी आ जाए, आप 8-9 पॉइंट्स लिख सकते हो। उसके बाद अच्छा लगा तो कंक्लूजन दे दो, नहीं भी दिया तो ठीक है, बट दिया तो एक पॉजिटिव मार्क रहेगा। और ये आपको कब अटेम्प्ट करना है, तो ये समझिए कि जहाँ पे आप क्विक चेक मेथड, जोगली मेथड है और जैकपॉट मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते, उस जगह पर आपको ये मेथड लगानी है। और इस मेथड में क्या होगा, तो याद रखिए इस मेथड में आपको मार्क्स नहीं कटेंगे, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे अगर आपने अच्छे से ठीक ठाक भी आंसर लिखा हो तो। थोड़े फ्लॉज चलेंगे इसमें, समझ रहे हो। बट अगर आप जैकपॉट मेथड या फिर क्विक चेक मेथड से लिख सके तो वो भी अच्छा है। और ये मेथड कब लिखनी है, जब दोनों मेथड से आंसर ना जम रहे हो और आपको सिर्फ पॉइंट्स बताओ कि इसका आंसर ये है, तो डायरेक्टली आप लिख रहे हो। इसके बाद ये मेथड है बोनस प्लस एफपी प्लस क्विक चेक मेथड। इसमें सिंपल चीज़ है, इसमें जो एग्जामिनर रहेगा वो आपका आंसर विद इन 5 सेकेंड्स चेक कर लेगा। ये थोड़ा आपको फेंका हुआ लग रहा होगा, बट ऐसा ही रहेगा अगर आपने ठीक से आंसर लिखा हो। तो कैसे, तो हम देखेंगे। देखिए 30 सेकेंड क्वेश्चन का और वाला, डिस्क्राइब द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। तो इस मेथड में क्या करना पड़ता है, तो याद रखिए रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको थोड़ा सा लिखना पड़ा, मतलब जो टॉपिक है अगर उसकी डेफिनेशन ना बन रही हो तो आपको सीधे उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखनी है एज एन इंट्रोडक्शन, राइट। उसके बाद आपको लिखना है कि आप आंसर में बताने क्या वाले हो, तो इट हैज़ फॉलोइंग एडवांटेजेस। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कीवर्ड्स जो है वो टॉप पे लिखने हैं, जैसे कि लोअर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, एक्सेसिबल, इकोनॉमिकल फॉर फ्यू ट्रैवलर्स, फीडर फॉर अदर मोड्स, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइडर, एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, और भी है। तो इसमें क्या करना है, आपको ये ऊपर लिखना है। उसके बाद अगली लाइन पे क्या लिखना है, इसका एक्सप्लेनेशन कि लोअर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का इसका मतलब क्या है। तो रोड जो होते हैं वो जो कंस्ट्रक्ट होते हैं, कंस्ट्रक्ट करने में जो उनकी कॉस्ट होती है, उन पे जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लोअर होता है कंपेयर टू द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसके बाद एक्सेसिबल, और उसके बाद जहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सके आपको एग्जाम्पल देना है। यहाँ पे सीधे आपको
कीवर्ड्स जो है उनको सब पॉइंट्स बना के आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना है। इसका हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंस ये है कि एग्जामिनर का बहुत सा टाइम बच जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सीधे ये चेक करेंगे कि दिए है क्या, और जल्दी जल्दी चेक करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि उन्हें ये तो पता चल जाएगा कि बच्चे ने अगर इतना मतलब पद्धत से, इतना मतलब हम कह सकते सिस्टमेटिकली आंसर लिखा है तो उसको आंसर पता है, ये अजम्पशन हो ही जाता है। उसके बाद आपको पॉइंट्स लिखने, और अगर कभी कभी होता है कि एग्जाम्पल आपको पता होता है और वो थोड़ा ब्रीफ में होता है, तो जैसे कि ये 9th है, जैसे कि केस ऑफ इंडिया, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल करके ये पूरा लिख सकता था, बट मैंने सब पॉइंट बना के लिखा। तो देखिए, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क ऑफ 2.3 मिलियन किलोमीटर। तो ये आपको ऐसे लिखना है, इट हैज़ नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, बॉर्डर रोड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये आपको लिखना है, और आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लिख सके उतना अच्छा है। उसके बाद थर्ड, और शायद ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड, जिसे हम कहते हैं जैकपॉट मेथड। तो ये क्वेश्चन देखिए, 31st क्वेश्चन, पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू फेस सर्टेन चैलेंजेस इन ऑर्डर टू रिमेन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस क्वेश्चन में आप सिंपली देख सकते हो कि मेन जो है, हम कह सकते हैं आइडिया या फिर सेंटर बॉडी, तो वो है पॉलिटिकल पार्टी इस क्वेश्चन में। तो हमें उसके चैलेंजेस लिखने हैं, तो हमें कैसा लिखना है, तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ की डेफिनेशन, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो स्टेटमेंट वो दी थी डबल इन्वर्टेड कॉमास में वो, और उसके बाद आपको पॉइंट लिखना है। पर पॉइंट कैसे लिखने हैं तो आप समझिए। फर्स्ट, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, ये एक चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। तो इसका अगर आप सब पॉइंट मेथड से लिखने जाओगे तो एक पैराग्राफ बन जाएगा इसके एक्सप्लेनेशन का, राइट। तो आपको वैसे नहीं करना है, आपको 1 का एक्सप्लेनेशन 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ऐसे देना है। उसके बाद डायनेस्टिक सक्सेशन, उसका भी एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल आप जो देना चाहो दे सकते हो। और इससे अगर सच बताया जाए तो बेनिफिट क्या है, तो याद रखिए, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, ये पॉइंट्स एनसीईआरटी के याद रखिए। तो थोड़ा एनसीईआरटी आपको पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपने 1-2 बार रिवाइज कर लिया और अच्छे से आपको पता हो तो आप आसानी से आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो एग्जामिनर क्या करेंगे, तो वो ये देखेंगे हेडिंग, वो यहीं पे पिघल जाएंगे, फिर 1 से 2 पॉइंट देखेंगे सिर्फ, ज़्यादा नहीं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में 1 से 2 सब पॉइंट देखेंगे, और उसके बाद ये 3, 4, 5 को तो वो ग्रांटेड ले लेंगे, ये बात याद रखिए। और उसके बाद एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मैंने जगह छोड़ दी है, यही आपको करना है। अगर आपके आंसर शीट में एक आंसर के बाद 5 मार्कर्स या 3 मार्कर्स में जगह छूट रही हो तो आपको जगह छोड़ देनी है। जगह की कंजूसी ना करें, इससे एग्जामिनर को इजी पड़ता है चेक करने को, और क्लियर रहता है कि यहाँ पे आंसर खत्म हो चुका है। उसके बाद देखिए नए मेथड, अब आपको देखना है कि तीनों को यूज़ कैसा किया, ये हमने देखा। जैसे कि जो फर्स्ट मेथड थी आउट ऑफ मेथड, इसमें क्या था, तो इसमें अगर आपको आंसर पता है, आपको पॉइंट्स पता है, तो आपको पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद सीधे पॉइंट्स देना है। इससे आपके मार्क्स कोई नहीं छीन सकता। बट अगर आपको इसके साथ थोड़ा आपका बैकअप प्रिपेयर करना हो, उसके लिए आपको ये मेथड यूज़ करनी पड़ेगी, जैकपॉट मेथड। क्योंकि इससे क्या होगा, तो इससे एग्जामिनर के मन में आपका बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतने पॉइंट्स देखिए, अगर देखा जाए तो ये 15-20 सब पॉइंट्स बन चुके हैं। मतलब कम से कम ये अगर आप बोर्ड्स के आंसर शीट में लिखने जाओगे 4 पेज इसके भरेंगे कम से कम। तो ऐसा सोच के देखिए इससे क्या होगा। और उसके बाद जैकपॉट मेथड से आपका बैकअप प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन ठंडा हो तो ये उसे गर्म कर देगा, ये उसे 4 चांद लगा देगा। और अगर आपको एग्जामिनर का काम कम करना हो, अगर आपको बहुत अच्छे से आंसर पता हो, तो आपको सीधे सब पॉइंट मेथड को यूज़ करना है, जिसे हम क्विक चेक, बोनस या हैप्पी मेथड कहते हैं, जिसमें आपको सीधे सब पॉइंट देना है, उसका एक्सप्लेनेशन देना है, सीधे सीधे एग्जामिनर चेक करेगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस अब पैराग्राफ्स में से भी क्वेश्चन आने लगे। तो देखिए ये 3 पैराग्राफ दिए, सोर्स है, सोर्स बी, सोर्स सी, और हर एक सोर्स में से एक क्वेश्चन दिए। तो इन क्वेश्चंस में करना क्या है आपको, तो सीधी बात है, आपको सीधे टू द पॉइंट आंसर लिखना है। क्योंकि याद रखिए 5 मार्क्स के लिए तो 3 क्वेश्चन है, तो एग्जामिनर क्या चाहेगा, उसे जल्दी से जल्दी कंटेंट मिल सके इस केस में,
और यही करना है, क्योंकि देखिए 2 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स, या फिर 1 मार्क 2 मार्क्स 2 मार्क्स, या फिर 2 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो 2-2 मार्क्स के लिए आपको क्यों झंझट करना है, सीधे टू द पॉइंट लिखना है। जैसे कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के, तो हाउ इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन विजिबल ऑन कंज्यूमर्स। तो देखिए आपको लिखना है पहली स्टेटमेंट, उसके बाद सीधे 2 से 3 पॉइंट आपको लिखने हैं, उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद फॉरेन ट्रेड कैसे इंटीग्रेट करता है मार्केट्स को, तो ये भी आपको लिखना है, जितने आपको पॉइंट्स बताओ उतने। उसके बाद पीपल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन, इसमें भी आपको 2 से 3 पॉइंट लिखने हैं। इससे आपके पूरे मार्क्स जो होंगे वो इंश्योर हो जाएंगे। इसमें आपको टू द पॉइंट लिखना है, इसमें आपको किसी मेथड को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपको पता है उतना आपको लिखना है विदाउट फिल्टर। ये बात याद रखिए, विदाउट फिल्टर इसलिए क्योंकि ये पैराग्राफ में से ढूंढना रहता है, ये बात याद रखिए। तो अगर आप थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी दिखा सके तो आप दिखा सकते हो। उसके बाद मैप वर्क को भी देख लेते हैं। देखिए मैप वर्क में एक चीज़ यहाँ पे मैंने पेन से किया है, बट आपको पेंसिल से करना है, क्योंकि अगर आपकी कोई मिस्टेक निकल गई तो उसे करेक्ट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे 4 मैंने ऐसे बॉक्स में बनाए, वैसे ही आपको भी बनाए 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 लिखने के बाद भी मैंने सिंबल्स बनाए। देखिए ट्राइंगल, स्क्वायर, ये स्टार और ये सर्कल, और दोनों सबके अंदर कलर किया हुआ है, ये बात याद रखिए। उनको हॉलो नहीं छोड़ा है मैंने। और याद रखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सी पोर्ट्स जो होते हैं उनको आपको बहुत क्लोज दिखाना है कोस्टल रीजन के। जैसे कि कांडला, ये जो गुजरात का सी पोर्ट है, इसको बहुत मैंने क्लोज दिखा है। अगर आप बीच में दिखा दोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरह आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, ऐसा इंडेक्स बनाना है जिससे क्लीनली दिख सके कि आपने क्या क्या लिखा है। और एक चीज़ अगर याद रखिए, सोशल के पेपर में आपने बिना फेंके, आपको मतलब अच्छे कंटेंट से ही आपको सप्लीमेंट लग गई तो आपकी जीत है, ये बात याद रखिए। और अभी देखते हैं डूज एंड डोंट्स के बारे में। नेवर सी सेक्शन ए फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर क्या होते हैं, 99% स्टूडेंट सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं पेपर। इससे क्या होता है तो याद रखिए, सेक्शन ए का जनरली ऐसा होता है, एक तो आपको आंसर पता होता है, एक तो आपको आंसर नहीं पता होता है। जनरली ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि तुक्के कितने बार आप राइट लगा सकते हो। तो ज़्यादातर सेक्शन ए में क्या होता है, 1 वर्ड अगर पूछ लिया गया आपको तो नहीं आता, तो उससे क्या होगा, आप सोचोगे अभी 79 का पेपर लिखना है, और 79 का सोचते हुए तभी आपका इंथुजियाज्म खत्म हो जाएगा कि यार 80 का सोचा था बट 80 का नहीं लिख पाया। तो वैसा आपको नहीं करना है, आपको सेक्शन सी से ही स्टार्ट करना है। और उसके बाद अटेम्प्टिंग बोथ अमंग और क्वेश्चंस इज द वर्स्ट चॉइस। देखिए जैसे कि हमने क्वेश्चंस देखे, और मतलब 2 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से एक आपको करना रहता है, अल्टरनेट चॉइस रहती है। तो आपको उनमें से वो क्वेश्चन करना है जो आपको बेस्ट आता हो। क्योंकि देखिए 2 चीज़ है, एक चीज़ अगर आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है दोनों में अपना 100% दिया आपने। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उनको वो टाइम देना ज़रूरी है। आप ऐसे क्वेश्चंस को टाइम दोगे जो आपको आते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद नेवर इग्नोर क्वेश्चंस वर्ड्स, मतलब हर एक क्वेश्चन को आप डिटेल में पढ़िए। ऐसा नहीं, मतलब जितना आप आंसर को डिटेल में नहीं पढ़ते ना आपने लिखे हुए, उससे ज़्यादा आप क्वेश्चन को डिटेल में पढ़िए। क्योंकि नॉट, इज़ नॉट, हैव नॉट, हैज़ नॉट, हैड नॉट, ऐसे वर्ड्स जो होंगे, अगर आप इनको नॉट को कंसीडर ना करें और ब्लाइंडली आप आंसर लिखोगे तो आपका आंसर रॉन्ग ही रहेगा। तो आपको क्वेश्चन को चेक करना है। उसके बाद नेवर बी अफ्रेड एंड वरीड। देखिए अगर आपने इतनी टिप्स देख ली और थोड़ा सा भी पढ़ लिया तो इजीली आप 75+ स्कोर ही कर लोगे। ये ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि देखिए CBSE जो होता है वो कुछ कंटेंट के बारे में ही पूछता है, और वो कंटेंट आपको समझना पड़ेगा जो मैंने मेरे वीडियोज़ में दिया है। मेरा हर एक वीडियो आप हर एक चैप्टर का देखिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। और वही क्वेश्चंस आपको बोर्ड में मिलेंगे, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। उसके बाद देखिए आपको कॉन्फिडेंट रहना है, एंड नेवर यूज़ हैवी पेन, यूज़ द पेन यू आर हैबिचुअल ऑफ और हैबिचुअल टू। तो जैसे कि मैं ये पेन यूज़ करता हूँ, रेनॉल्ड्स का फाइन, ये 045 का, ये पुराना पेन है, लेज़र टिप है इसकी, शायद 6 से 7 रुपये का आता है, बट बहुत अच्छा पेन है। देखिए मैं एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से अच्छा पेन है, अच्छे से लिख पाता हूँ मैं। तो आपको लाइट पेन यूज़ करना है, और याद रखिए जिसकी आपको आदत है।
हैवी पेन यूज़ करने के बहाने आपका पेपर छूट जाएगा, ये बात याद रखें। उसके बाद कीप स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स। देखिए वहाँ पे खिचड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप जितने वर्ड्स में स्पेसिंग रख सके उतना रखिए, जैसे कि आप यहाँ पे भी जनरली देख सकते हो। बट याद रखिए इतनी स्पेसिंग ना रखें कि एग्जामिनर को लगे कि ये सिर्फ आंसर शीट भराने के लिए जगह छोड़ रहा है, ऐसा ना करे। उसको शक नहीं जाना चाहिए, उनको शक नहीं जाना चाहिए मतलब। उसके बाद नेवर फोकस ऑन अदर्स। देखिए सिंपल चीज़ है, आपको अपने पेपर पे फोकस करना है। अगर कोई और सप्लीमेंट मांग रहा है तो उन पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको मन में रखना है कि मेरा कंटेंट अलग है, उसका कंटेंट अलग है। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब बोर्ड्स में किसी ने सप्लीमेंट मांगी तो बाकी की पूरी क्लास उसकी तरफ देखती है 5 मिनट, और वहाँ पे 5 मिनट वेस्ट कर देती है, और खुद के पेपर में भी गंदगी करके आते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आपको खुद के पेपर की तरफ ध्यान देना है। उसके बाद प्रायोरिटी क्या रखनी है, किसको इंपॉर्टेंस देनी है। चेकर शैल बी लाइक हू द हेल इज दिस जीनियस। देखिए आप पेपर लिख रहे हो इसलिए नहीं क्योंकि आपको पास होना है, बट इसलिए क्योंकि आपको एग्जामिनर को भी दिखाना है कि हम भी कौन है। ये एटीट्यूड से आप जब पेपर लिखोगे तब आपका पेपर कुछ अलग रहेगा, क्योंकि आप एग्जामिनर को पेपर समझा रहे हो, उसे सिर्फ दे नहीं रहे हो चेक करने को, उसे समझा रहे हो। कैसे, तो आपने ये मेथड्स में देखा, अगर आप एक एक आंसर को देखोगे तो इसी तरह से बोर्ड्स में लिखा गया था एक स्टूडेंट द्वारा, तो वो एग्जामिनर जो रहेगा उससे लगेगा बहुत अच्छा पेपर है, मतलब आपको इन जनरल फाड़ देनी है। उसके बाद नीड ऑफ अंडरलाइनिंग। देखिए कुछ टीचर्स आपको बताएंगे कि अंडरलाइन करना ज़रूरी है, बट एक चीज़ याद रखिए, अगर इफ़ यू नो आंसर प्रॉपरली एंड हैव यूज्ड एनी ऑफ 3 मेथड्स, नो नीड। देखिए मैंने 3 मेथड्स बताई आपको, आउट ऑफ मार्क्स मेथड, क्विक चेक मेथड और जैकपॉट मेथड। तो आपने तीनों में से एक को भी यूज़ किया हो और आपका कंटेंट अगर लॉजिकल और एनसीईआरटी पे बेस्ड हो तो आपको ज़रूरत नहीं है, अंडरलाइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बात याद रखिए, मुझ पे भरोसा कीजिए। उसके बाद टर्म्स फॉर इट। देखिए अगर मैंने ये स्टेटमेंट बोली है तो पहले तो समझिए किस बुनियाद पे बोलिए। राइट, फर्स्ट 2 पॉइंट्स द नेसेसरी वंस। देखिए फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्टिंग इम्प्रेशन, ये हमारे एक दिल्ली के टीचर ने बताया था मुझे, मैं आपको वही बता रहा हूँ। सो आप जो पहले 2 पॉइंट्स लिखोगे वो इतने दमदार होने चाहिए, एनसीईआरटी के ही होने चाहिए ज़्यादातर, और अच्छे होने चाहिए, जिससे सामने वाले को पता चल जाए कि अच्छे हैं। उसके बाद राइट ब्रीफ। देखिए ये आपको थोड़ा अजीब लगे, बट आपको कम से कम 1.5 से 2 पेजेस का एक आंसर लिखना ज़रूरी है, अगर आपको बहुत अच्छा पेपर कंसिडर करवाना है अपना, क्योंकि ज़्यादा लिखना ज़रूरी है सोशल में। आप कम लिखोगे तो ज़रूरी नहीं आपको मार्क्स मिलेंगे, ये एक चीज़। और उसके बाद एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आई एम द किंग ऑफ द जंगल। देखिए मेरा आवाज़ बैठा हुआ है इसलिए अजीब लग रहा होगा, बट किंग ऑफ द जंगल इसलिए क्योंकि सीबीएसई बोर्ड्स में आपको ऐसा समझना है कि शायद इस साल जैसा मैं पेपर लिखूंगा वैसा मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं लिखेगा। अगर आप इस एटीट्यूड से जाओगे, इस कॉन्फिडेंस से जाओगे, तो सामने वाले को वो आपके पेपर में दिखेगा कि सच में इसने कुछ हटके किया है। क्योंकि देखिए अगर पहले आप सेक्शन सी अटेम्प्ट कर रहे हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं रहेंगे आपके क्लास में से, मतलब ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट नहीं रहेंगे जो ऐसा करते हैं। राइट, मेरे क्लास में तो मैं अकेला था जिसने ऐसा किया था, ऐसा समझिए। उसके बाद एक चीज़, आई एम बाप ऑफ ऑल इन राइटिंग आंसर्स। देखिए ये थोड़ा आपको वल्गर लग रहा होगा लैंग्वेज के रिगार्डिंग, बट वैसा नहीं, सिंपल चीज़ है, आपको दिखाना है कि आपके जैसा लिखता कोई नहीं है। देखिए अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो तो आपको क्या लगता है, मेरे जैसा उस चीज़ में कोई नहीं है, तो आपको अपना एटीट्यूड अभी बिल्ड करना पड़ेगा कि आपके जैसा पेपर कोई लिखता ही नहीं। उसके बाद आई एम क्रिएटिंग मास्टरपीस। देखिए ये ज़रूरी है, क्योंकि मेसी और रोनाल्डो में अगर फ़र्क देखा जाए, ये मैंने कहीं पे सुना था, इफ़ एन आर्टिस्ट बिल्ड्स द फुटबॉलर देन इट विल बी मेसी, बट इफ़ द इंजीनियर इज़ बिल्डिंग द फुटबॉलर इट विल बी रोनाल्डो। और मेरे ओपिनियन में मेसी जैसा कोई नहीं है गोल स्कोरर, इसलिए आपको मास्टरपीस को क्रिएट करना है, क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है आपको आंसर राइटिंग का आर्टिस्ट बनना है, याद रखिए। उसके बाद नो वन इज़ नियर मी इन प्रेजेंटेशन, वो तो वैसे भी नहीं रहेगा। अगर आपने 3 मेथड देख ली तो आप समझ लीजिए कि आपके पास ये प्लस पॉइंट हो गया। और अपना गोल कभी भी 80 ऑन 80 से नीचे ना रखें, क्योंकि देखिए आप कोई भी स्टूडेंट हो, आपने अपने लाइफ में कितने भी मार्क्स अचीव किए हो, अगर बोर्ड्स में आपने थोड़ी पढ़ाई करके आपने आंसर ऐसे लिख दिए जैसे मैंने बताया, तो आपके आउट ऑफ मार्क्स पक्के हैं।
बस आपको लिखना ज़रूरी है। और 1 मार्कर्स के लिए भी एक चीज़ याद रखिए, 1 मार्कर्स में आपको क्या करना है, एक आंसर लिखा ऐसे, उसके बाद 2 लाइन छोड़ दीजिए, फिर दूसरा आंसर लिखे। और याद रखिए एक चीज़ मैं बताना भूल गया, आपको लेफ्ट साइड में जो है ऐसी एक छोटी सी मार्जिन बनानी पड़ेगी अपने पॉइंट्स के लिए। तो याद रखिए राइट साइड में आपको एक ऐसे मार्जिन मिलेंगे, बट लेफ्ट साइड को आपको एक एडिशनल मार्जिन बनानी है। सो यही था पेपर प्रेजेंटेशन फॉर सोशल साइंस। आई होप यू लव द वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले कि आंसर लिखना कैसे है। सो कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।